लोक प्रशासन के अंदर आज हम शास्त्रीय विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रीय का शाब्दिक अर्थ परंपरागत रूप से है और लंबे समय से स्थापित किसी व्यवस्था से होता है। यानी जब एक संगठन के व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने की यह पद्धति प्रारंभ के रूप में देखी जा सकती है। शास्त्रीय चिंतकों ने संगठन को एक मशीन और व्यक्ति को एक अंग के रूप में या पुर्जे के रूप में स्वीकार किया है। यह उपागम संगठन के आंतरिक तत्वों का ही अध्ययन करता है और बाह्य वातावरण के तत्व किन प्रकार संगठन को प्रभावित करते हैं इस पर कम ध्यान देता है। किस प्रकार संगठन को प्रभावित करते हैं इस पर कम ध्यान देता है। तो इसलिए इस सिद्धांत को मशीन सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत या शरीर विज्ञान सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो शास्त्रीय विचारधारा है उसकी जो प्रमुख जो मूल है, आधार जो है वो है, जैसे इसमें कार्य का विभाजन होता है, पद सोपान होता है, विभागीकरण होता है, आदेश की एकता, सत्ता का प्रत्यायोजन, लाइन एवं स्टाफ और संरचना, ये सब जो है वो शास्त्रीय विचारधारा के मूल आधार है। अब शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताएं के बारे में अगर हम गौर करें तो इसके समर्थकों ने संगठन को एक बंद व्यवस्था के रूप में, क्लोज्ड सिस्टम के रूप में स्वीकार किया है, जिसका स्वयं का कोई पर्यावरण नहीं होता है और बाहरी वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर की बाहर के एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट उसके अंदर नहीं आता है। शास्त्रीय विचारकों का जो संगठन है उसको स्थिर माना है। एक बार संरचना का निर्माण हो जाए तो वो सदैव वैसे ही रहती है, इनका यह मानना है। इसका आशय यह हुआ कि संरचना के एक बार गठन के पश्चात समय समय पर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। तो संगठन का पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति है जो संगठन में काम करते हैं वो आर्थिक मनुष्य है, अतः व्यक्ति को केवल आर्थिक प्रेरणाएं देकर ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी वो सिर्फ पैसे के प्रलोभन से कार्य करता है और पैसे के प्रलोभन से ही काम करेगा। इस उपागम के समर्थक लोक एवं निजी प्रशासन के बीच भेद को अस्वीकार करते हैं तथा इसका मूल संकेंद्रण दोनों प्रशासनों द्वारा कुशलता प्राप्ति की दिशा में प्रयास, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने से इनका मतलब है। यह क्लासिकल अप्रोच के मूल आधार है। तो संगठन के अंदर ऊपर से नीचे तक सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। संगठन के अंदर एक व्यक्ति को एक समय में एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। संगठन में प्रत्येक उच्च अधिकारी की सत्ता एवं उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों का स्पष्टतः उल्लेख होना चाहिए। एक उच्च अधिकारी के पास अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण करने के लिए संपूर्ण सत्ता होनी चाहिए। इसमें एक्चुअली ये एम्फेसिस है कि जहां तक संभव हो सके सत्ता का नीचे के स्तरों तक प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। संगठन के जहां तक संभव हो सत्ता के स्तर न्यूनतम रखे जाने चाहिए, यानी कम लेवल्स होने चाहिए उनके, ज्यादा लेवल्स नहीं होने चाहिए। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य जहां तक संभव हो एक महत्वपूर्ण कार्य या उसके भाग के रूप में सम्मिलित होने चाहिए। संगठन में सूत्र कार्यों को, जो लाइन वाले जो काम होते हैं वो स्टाफ कार्यों से पृथक रखना चाहिए। यानी जो सूत्र कार्य वो जो किसी भी संगठन के मूल कार्य में जो संलग्न होते हैं लोग, उनको सूत्र कहा जाता है, और जो उनको असिस्ट करने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए काम करते हैं वो स्टाफ कार्य होते हैं। तो इनके बीच में इन्होंने बोला पृथक रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण स्टाफ कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। एक उच्च अधिकारी करा संवर्धित की जाने वाली या स्थितियों की एक सीमा होनी चाहिए। तो ऐसे करके जो शास्त्रीय विचारधारा है वो उसका यह योगदान है कि शास्त्रीय विचारधारा के समर्थकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन को एक सुस्थापित विषय के रूप में पहचान बनी तथा इन सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस विचारधारा के द्वारा पद सोपान, सत्ता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन तथा समन्वय आदि सिद्धांतों की दिशा में स्पष्ट चिंतन का
प्रारंभ हुआ। इस विचारधारा के समर्थकों द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर एक तरफ जहां कार्य करने की नवीन पद्धतियां विकसित हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखानों में उत्पादन के स्तरों में भी बढ़ोतरी हुई। हमने ये देखा है इसके अंदर कि यह इनका बल था एफिशिएंसी के ऊपर। तो इस तरह जो जो कारखाने थे उनमें उत्पादन के स्तरों में जो जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उनका प्रोडक्शन था, उसमें इजाफा हुआ क्लासिकल अप्रोच के को जब इन पद्धतियों को जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो शास्त्रीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर जो चिंतन प्रारंभ हुआ, इसमें रही कमियों ने भावी अनुसंधानकर्ताओं को संगठन के दिशा में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब क्लासिकल अप्रोच आई थी, जब शास्त्रीय उपागम आया था, और जब वो बाद में ज़्यादा उसके परिणाम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो पहले का जो पीरियड था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का, उस समय फिर इससे आगे के सिद्धांतों के लिए यानी अनुसंधान शुरू हुआ, चिंतन शुरू हुआ। तो वो तभी हो पाया जब शास्त्रीय उपागमों के पश्चात का समय आया। तो शास्त्रीय विचारधारा की आलोचना के बारे में अब गौर करते हैं। ये तो एक तो बात ये है सबसे बड़ी कि ये सार्वभौमिकता का अभाव है इसमें। शास्त्रीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित संगठन के विभिन्न सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का अभाव है। अनुभववादी सुधारवादियों ने यह बताया है कि कोई भी एक सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता है और कई सिद्धांत आंतरिक दृष्टि से विरोधाभासी हैं। उदाहरण के लिए पदसोपान के स्तरों को कम रखना चाहिए तथा नियंत्रण के क्षेत्र को कम करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि जैसे पदसोपान के स्तरों को जब हम कम रखेंगे, जब हम लेवल्स कम बनाएंगे, तो जो एक लेवल पे अधिकारी जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र कम कैसे किया जा सकेगा? तो एक तरफ तो ये सिद्धांत ये देते हैं कि पदसोपान में ज्यादा स्तर नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ ये देते हैं कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो कम कर देना चाहिए। तो ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट करने वाले हैं। दूसरा ये कि जैसे हर्बर्ट साइमन ने भी बोला इस बारे में कि F.W. टेलर का जो सिद्धांत है, जिसके अंदर ये लिखा है फंक्शनल फोरमैनशिप है, मतलब एक व्यक्ति जो वर्कर है, जो फ्लोर लेवल वर्कर है, उसके ऊपर कई सारे लोग नियंत्रण करने वाले, अलग अलग उसको सुपरवाइज करने वाले होने चाहिए। 8 बताए उन्होंने। एक तरफ तो यह सिद्धांत परिपादित उन्होंने मतलब ये बताया कि ऐसे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर सुपरवाइज करने वाले 8 व्यक्ति होने चाहिए, और दूसरी तरफ किसी और जो जो हमारे जो जैसे हेनरी फेयो, लूथर गुलिक वगैरह, इनके सिद्धांतों में आया कि आदेश की एकता होनी चाहिए। तो आदेश की एकता का सिद्धांत और फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत, ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी बात यह कि अनुभविक अनुसंधान की कमी है। अधिकांश शास्त्रीय प्रत्यय और सिद्धांत उन लोगों के द्वारा बताए गए हैं जो प्रबंध शास्त्रियों के अपने व्यक्तिगत अनुभव व अवलोकन से प्राप्त हुए हैं। इसलिए बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनकी वैधानिक विधि का प्रयोग करते हुए गहनतापूर्वक अनुभविक परीक्षा नहीं की जा सकती। अब इससे अगली बात यह है कि शास्त्रीय विचारकों ने संगठन को स्थिर माना है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि संगठन में हर समय बदलाव आता रहता है और प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक होता है कि संगठन में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करें। शास्त्रीय विचारक केवल आर्थिक प्रोत्साहनों तथा औपचारिक आदेशों का महत्व देते हैं, जबकि अमौद्रिक प्रोत्साहन तथा अनौपचारिक सिद्धांतों की संगठन की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब शास्त्रीय उपागम के एफिशिएंसी के बारे में चर्चाएं चल रही थी, तो अनुसंधानकर्ताओं ने ये बहुत माना इस बात को, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड भी आए और उन्होंने ये बात बोली कि केवल आर्थिक ही प्रलोभन नहीं होता है जिसके कारण से आप कार्य कर रहे होते हैं। प्रोत्साहन के अंदर अमौद्रिक प्रोत्साहन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्य कितना सिग्निफिकेंस है, वो कितना इम्पोर्टेंट कार्य है, उसकी जटिलता कितनी है, उसको सम्मान कितना दिया जा रहा है, उसके वातावरण कैसा है काम करने का, उसको इनाम शाबाशी के रूप में कितना मिलता है, उसको कितना वो फेम कितनी मिलती है, प्रेस्टीज कितनी मिलती है, इस तरह के। और अनौपचारिक संबंधों का जो विश्लेषण था वो भी चेस्टर बर्नार्ड ने उस समय बोला था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अनौपचारिक,
वो अनऑब्जेक्ट जो संबंध होते हैं किसी एक संगठन के अंदर, वो कार्यकुशलता के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो इसी तरह यह उपागम संगठन की संरचना तथा औपचारिकता पर अत्यधिक बल देता है, जबकि संगठन में उत्पादन को बढ़ाने में मानवीय संबंधों की निर्णायक भूमिका होती है। तो जब मानवीय संबंध बाद में आए, F.J. रोथलिसबर्गर और एल्टन मयो के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके पश्चात जब ये आई हैं बातें सामने कि मानवीय संबंध बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी संगठन के अंदर, उसके कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह हम पाते हैं कि जो शास्त्रीय उपागम है उसमें जैसे हेनरी फयोल, लूथर बुलेक, इन सब के जो योगदान है, उन योगदानों से शास्त्रीय उपागम की चर्चा रही है। अब हम अगली बार इससे आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।